हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम क्रिमिनल लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, मैकनॉटन केस। 1843 केस का साइटेशन है 10C1 एंड F200। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा ये सुना गया था इंग्लैंड में। डेट ऑफ जजमेंट है इस केस की 19 जून 1843। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। डैनियल मैकनॉटन suffered from persecution mania, a delusion in which he believed he was the target of conspiracy। अब यहाँ पे एक व्यक्ति होता है डैनियल मैकनॉटन, जो कि परसिक्यूशन मेनिया नामक जो एक बीमारी है उससे ग्रसित होता है, जिसमें कि इसे डिल्यूजन होता है, ये भ्रम होता है कि इसके खिलाफ जो है कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। In the year 1843, Edward Drummond, serving as the private secretary to Robert Peel, the then Prime Minister of England, was exiting the official residence of the Prime Minister when case of mistaken identity occurred। अब यहाँ पे ये होता है कि जो डैनियल मैकनॉटन होता है, ये से एक तरीके से परसिक्यूशन मीनिया की जो एक बीमारी होती है उससे ये ग्रसित होता है। अब इसे बार बार ये लगता है कि इसके खिलाफ कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, और उस कॉन्स्पिरेसी का जो मेन व्यक्ति है वो सर रॉबर्ट पील है, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंग्लैंड के। और इसको ये लगता है मैकनॉटन को कि वो जो है इसे मरवाना चाहते हैं, मतलब ये अपने मन ही मन में ये इसको इस तरीके से जो है भ्रम रहता है। तो अब होता क्या है कि रॉबर्ट जो पील होते हैं उनके जो सेक्रेटरी होते हैं एडवर्ड डर्मंड, वो जो है एक दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो रेजिडेंस होता है, ऑफिशियल रेजिडेंस होता है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ से निकल रहे होते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं। अब उसी टाइम जो है मैकनॉटन erroneously presuming Drummond to be a Sir Robert Peel himself targeted him under this false assumption। अब मैकनॉटन को जो है ये लगता है कि जो एडवर्ड डर्मंड जो उस टाइम पे रेजिडेंस से निकल रहा होता है, उसको लगता है कि यही जो है सर रॉबर्ट पिल है, यानी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के। He pursued him to a railway station where a front of numerous spectators he shoot him in the back। अब यहाँ पे जो मैकनॉटन होता है वो उसका पीछा करता है। अब वो रेलवे स्टेशन तक जब पहुँचता है तो ये क्या करता है मैकनॉटन, वहाँ पे कई सारे जो है प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, लोग होते हैं जो रेलवे स्टेशन से इधर उधर आ जा रहे होते हैं, तो ये उन सब के सामने जो है उसको जो है शूट कर देता है मैकनॉटन। During the trial, evidence was presented and witnesses were called on behalf of defendant McNaughton to confirm that he was not a sound mind at the time of the act was committed। अब जब ये जो है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को जो है शूट कर देता है एडवर्ड डर्मंड को, तो उसके बाद जो है इसे अरेस्ट किया जाता है और इसके ऊपर मर्डर का जो है चार्ज लगता है और ट्रायल चलता है। अब जब ट्रायल के दौरान एविडेंस पेश किए जाते हैं तो जो मैकनॉटन की तरफ से जो वकील होता है वो काफ़ी विटनेस को वहाँ पे प्रेजेंट करवाता है। तो वो जो विटनेस होते हैं, यानी कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे रेलवे स्टेशन पे, तो वो लोग जो है गवाही देते हैं मैकनॉटन के पक्ष में एक तरीके से, और वो ये कहते हैं कि ये जो है व्यक्ति साउंड माइंड नहीं है, मतलब कि जब ये उसको शूट कर रहा था तो मतलब इसका खुद पे कंट्रोल नहीं था, और ये मतलब इस तरीके से लग रहा था कि जैसे कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, इनसेन हो, जब इसने एक एक्ट कमिट किया। तो अब इस केस के इश्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस केस का इशू जो होता है कि वेदर मैकनॉटन वाज लीगली इनसेन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट एंड दोज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ हिज एक्शन। तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि क्या मैकनॉटन जो है वो लीगली इनसेन है, और जब उसने वो एक्ट कमिट किया तो क्या वो इस पोजीशन में नहीं था, वो इनकेपेबल था कि उसे समझ में ना आए कि वो किस तरीके का अपराध कर रहा है और किस तरीके का एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट एक्सटेंट कुड an individual be held morally or legally responsible for their action if they were suffering from a mental disorder। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठता है कि किसी इंडिविजुअल को मोरली और लीगली कितना रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है उसके उस एक्शन के लिए जबकि ये पता हो कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है। एंड लास्ट इशू इज वेदर अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग इंसैनिटी शुड बी एस्टेब्लिश्ड। अब लास्ट इशू ये होता है कि क्या एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है इंसैनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अब हम इस केस का जजमेंट देख लेते हैं। द जूरी फाउंड मैकनॉटन नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जूरी होती है उस केस की, वो मैकनॉटन को नॉट गिल्टी
पाती है, और रीज़न ये होता है उसकी इंसैनिटी, यानी कि जो उसका जो पागलपन था, परसिक्यूशन मीनिया जो उसे था, और जो उसे डिल्यूजन होता था कि भाई उसे कोई मारना चाह रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है, इस तरीके का जो उसे भ्रम होता था, उसकी वजह से जूरी को लगता है कि वो नॉट गिल्टी है। द वर्डिक्ट लेड टू पब्लिक एंड पार्लियामेंट्री डिबेट prompting the House of Lords to establish a set of legal principles to clarify the law of insanity। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही ये वर्डिक्ट आता है, जब जूरी मैकनॉटन को नॉट गिल्टी घोषित करती है, तो उसके बाद जो वहाँ की पब्लिक होती है इंग्लैंड की, और जो पार्लियामेंट होता है, उसमें इस तरीके की बहस छिड़ जाती है कि भाई कोई व्यक्ति जिसने कि किसी दूसरे व्यक्ति को सबके सामने शूट कर दिया, और उसके बावजूद भी जो है जूरी उसे जो है नॉट गिल्टी कैसे दे सकती है। मतलब ऐसे तो फिर कोई भी किसी को भी मार देगा राह चलते, और मतलब इस तरीके से कह देगा कि भाई मैं तो इंसान हूँ, तो पागल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैंने कर दिया। तो अब ये बात जो है वहाँ पे पूरे पब्लिक में एक तरीके से इस चीज़ को लेकर आक्रोश हो जाता है, और ये बात पार्लियामेंट की डिबेट तक पहुँच जाती है वहाँ की। तब जो है हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है, उनको ये फैसला देना पड़ता है, और लीगल प्रिंसिपल जो होते हैं उसको क्लियरिफाई करना पड़ता है कि भाई वो लॉ ऑफ इंसैनिटी को किस तरीके से देखते हैं, कि मतलब कानून में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि प्रूव हो सके कि भाई कोई भी व्यक्ति इंसेन है या नहीं है। द जज ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड आर्टिकुलेट द प्रिंसिपल दैट केम टू बी नोन एज द मैकनॉटन रूल्स विच बिकम द स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग इंसैनिटी इन क्रिमिनल। अब यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है वो प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है, और उसी प्रिंसिपल को, उन्हीं रूल्स को जो है मैकनॉटन रूल्स कहा गया, जो कि इंसैनिटी जो होती है क्रिमिनल लॉ में उसको स्टैब्लिश करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड लेड डाउन रूल्स, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड ने रूल्स बनाए इंसैनिटी को लेकर के वो देख लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अब यहाँ पे सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो सेन कहलाएगा, मतलब कि सही माइंड ऑफ कंडीशन में कहलाएगा। सेन का मतलब कि ठीक मेंटल कंडीशन एकदम बिल्कुल, जब तक कि ये प्रूफ ना कर दिया जाए कि वो उसकी जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, वो ठीक है या नहीं है। दूसरा है टू स्टैब्लिश अ डिफेंस ऑफ इंसैनिटी दैट यूज्ड बाय डिफेक्ट ऑफ रीजन और डिसीज ऑफ माइंड इज नॉट इन अपोजिशन टू नोन द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस। अब दूसरा ये इसमें रूल बनाया जाता है कि जो भी डिफेंस अगर लेगा व्यक्ति इंसैनिटी का एक्यूज्ड, वो उसको जो है ये रीज़न देना पड़ेगा, और ये रीज़न होना चाहिए कि भाई जो उसका माइंड है वो डिजीज़ ऑफ माइंड है, मतलब कि उसे मेंटली कोई जो है प्रॉब्लम है, या फिर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझ सके, तो ही जो है किसी भी लॉ में जो है उसे इंसैनिटी का डिफेंस मिल पाएगा। द थर्ड रूल इज इफ accused was conscious that the act was one which he ought not to do, and if the act was at the same time contrary to the law of land, he is punishable। अब तीसरा ये कहा गया कि अगर वो कॉन्शियस है, वो जानता है ये चीज़ कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, या फिर उसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और उसका एक्ट जो है वो लॉ के अगेंस्ट है, जो भी जिस भी जगह वो रह रहा है, जिस भी लैंड में, उस देश के कानून के मुताबिक वो जो है वो गलत है, इलीगल है, तो फिर जो है वो पनिशेबल होगा, तो उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इंसैनिटी का जो रूल होता है उसमें दो तरीके की कंडीशन आती है, एक होती है मेडिकल इंसैनिटी, एक होता है लीगल इंसैनिटी। द मैकनॉटन रूल हैव इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंसैनिटी डिफेंस इन न्यूमरस कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड इंडिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब मैकनॉटन का जो रूल है वो आता है, जो भी जजमेंट इसका आता है, और जो फिर उसके बाद रूल दिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा, उसके बाद जो है इंसैनिटी के डिफेंस के ऊपर जो है एक तरीके से बहुत तगड़ी बहस चढ़ जाती है पूरी दुनिया में, कि भाई किस तरीके से जो है इस चीज़ को लिया जाए लॉ में, कि इंसैनिटी का क्या डिफेंस हो सकता है, ताकि भाई जो विक्टिम है उसको भी न्याय मिले, और जो एक्यूज्ड है अगर वो सच में इंसेन है तो भी उसको थोड़ा सा जो है हार्श पनिशमेंट से बचाया जा सके, अगर वो सच में इंसेन है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है तब। तो सबसे पहले मेडिकल इंसैनिटी देख लेते हैं क्या होती है। द मेंटल कंडीशन डायग्नोस्ड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल, इट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस, डिसऑर्डर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एज पर मेडिकल साइंस। अब यहाँ पे जो मेडिकल इंसैनिटी होती है उसमें जो है जो भी कंडीशन होती है किसी व्यक्ति की, वो मेडिकल जो प्रोफेशनल होता है, जैसे कि कोई भी जो डॉक्टर्स होते हैं उस चीज़ को लेकर के स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो ही जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। इट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस, डिसऑर्डर और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एज पर मेडिकल साइंस। तो मेडिकल इलनेस हो गई, डिसऑर्डर हो गया, या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया, जो भी मेडिकल साइंस के उसमें है, तो उसको जो है मेडिकल इंसैनिटी कहते हैं। अब लीगल इंसैनिटी क्या होती है? द मेंटल कंडीशन दैट रेंडर्स अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड देयर एक्ट, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस एज अ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अब जो लीगल इंसैनिटी होती है वो ये होती है कि जब कभी कोई व्यक्ति जो है वो इनकैपेबल है ये समझने में कि वो क्या चीज़ कर रहा है, किस एक्ट को कर रहा है और किस टाइम पे कर रहा है,
अगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है जब वो ये किसी भी एक्ट को कर रहा है तब, और अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर गया, तो फिर तब जो है ये लीगल इंसैनिटी में आता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छे से समझने वाली बात है कि मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी जो है इंडिया में जो है वो लीगल इंसैनिटी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि लीगल इंसैनिटी के अंदर ही जो है मेडिकल जो पोर्शन है वो भी आ जाता है। जब कोई भी लीगल इंसैनिटी किसी की चेक की जाती है तो वो ये चीज़ें देखी जाती है कि भाई जिस टाइम पे उसने वो एक्ट किया उसका क्या मोटिव था या नहीं था, या फिर उसको मेंटल डिसऑर्डर उस टाइम पे था या नहीं था, वो अनसाउंड माइंड था या नहीं था, या फिर जो है उसने एक्ट करने के बाद किस तरीके से बिहेव किया। मतलब कि अगर वो एक्ट करने के बाद जो है सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है या फिर जो है भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो जब उस एक्ट को कर रहा है वो इनसेन नहीं है, वो पागल नहीं है। अगर वो इस तरीके की हरकत करता है किसी भी एक्ट को करने के बाद, तो उससे साफ एक्ट के करने से पहले और एक्ट के करने के बाद के जो सर्कमस्टांसिस है उन सबको देख करके ही लीगल इंसैनिटी का पता लगाया जाता है किसी भी क्रिमिनल लॉ में। तो हम देख लेते हैं कि लीगल इंसैनिटी का जो रूल है वो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ पे दिया हुआ है। तो सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 84 आईपीसी, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसका सेक्शन 22 या फिर जो पहले जो है आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड था, उसका सेक्शन 84, दोनों सेम है। तो उसमें जो है एक्ट ये जो भी किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा जो कि अनसाउंड माइंड हो, उसकी जो है डेफिनेशन दे रखी है, और ये जनरल एक्सेप्शन में आता है। मतलब कि अगर किसी भी ऐसे अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो वो जनरल एक्सेप्शन में उसे छूट दी गई है, बट कंडीशन है कि वो जो भी एक्ट कर रहा है जिस टाइम पे भी कर रहा है वो अनसाउंड माइंड हो, अनसाउंडनेस माइंड हो उसका, और वो इनकेपेबल हो ये जानने में कि वो जो एक्ट कर रहा है उस टाइम पे वो सही है या गलत है, और उस कंट्री के रूल के हिसाब से है भी या नहीं है, गलत है मतलब। तो ये जो है लीगल इंसैनिटी होती है। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।